मोबाइल आज के दौर में जैसे कहा जाता था बचपन में हम जब विज्ञान का निबंध लिखते थे तो उसमें ये कहा था कि विज्ञान एक चमत्कार है। इसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये चमत्कार है, नहीं तो ये अभिशाप भी है। करंट से पंखा भी चलता है और करंट लगने से लोगों की मौत भी होती है। बिल्कुल। तो मोबाइल भी आजकल वैसा ही हो गया है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो ये समय नष्ट करता है और आपको दिग्भ्रमित करता है। कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं मोबाइल के आने से शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सब विद्यार्थियों को सम्मान के लिए चुना है और ये शिक्षा का जो सम्मान है, वो अकेले एक विद्यार्थी का सम्मान नहीं है, उस स्कूल का भी सम्मान है, उस परिवार का भी सम्मान है और उस गाँव का भी सम्मान है और उस कॉलोनी का भी सम्मान है जहाँ ये विद्यार्थी रहते हैं। और विस्तार न्यूज़ ने ये पहल की है। निश्चित तौर पर विस्तार न्यूज़ धन्यवाद की पात्र है और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में हमको भी बुलाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपके विषय पर सर आता लेकिन हूं। आपके अंदर का पत्रकार अभी मरा नहीं है। वो तालियां कभी हो जाएं। मरता नहीं है। क्या क्या मतलब आपने जो जोड़ा है कॉलोनी को, गली मोहल्ले को, परिवार को, बच्चों को, संस्थान को, ये बहुत अद्भुत है और एक तरफ आपने एक नई दिशा दी है इस कार्यक्रम को। थैंक यू सर। निश्चित तौर पर ये जो विद्यार्थी बैठे हैं, ये हमारे समाज का आईना है। आज ये विद्यार्थी पता नहीं कल कहाँ होंगे। शिक्षा वो धन है। हम सब कहीं न कहीं धन के पीछे पूरा परिवार, पूरा सब समाज, आज देश, सब लोग धन के पीछे लगे हुए हैं, समाज के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन शिक्षा वो धन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। और मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं। वो कहा करते थे, शिक्षा से समाज को बदला जा सकता है। तो मैं उनको अनुसरण करते हुए शिक्षा से समाज को बदलने की नींव गढ़ने चला हूं। कितना सफल होऊंगा, ये सब आप लोगों के द्वारा ही तय होगा। मेरा काम है समाज को शिक्षित बनाना और शिक्षा की उत्कृष्ट शिक्षा, न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट शिक्षा देश के कोने-कोने तक, ग्रामीण अंचल तक और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शिक्षा विश्व के बाहर तक भेजना और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट करके पूरे विश्व में नाम कमाने के उद्देश्य से मैं शिक्षा की पहल में आगे बढ़ रहा हूं। आपने बताया है कि पत्रकारिता को चुना था। जैसे आपने अभी इसके पहले सेशन में कहा कि आपने 10वीं 12वीं में सोच लिया था कि मुझे पत्रकार बनना है। मैंने भी सोच लिया था और मैंने भी ग्रेजुएशन पत्रकारिता से किया, पीजी पत्रकारिता से किया, फिर बीएड किया, एमएड किया, शिक्षा शास्त्र में पीएचडी किया, साइकोलॉजी में एमए किया। सब कुछ बचा है? लॉ किया। लेकिन ये करते करते एक दिमाग में आ रहा था कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मुझे जो समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं छात्रों को ना आए। नहीं उनको सर, ये मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मतलब आपने सर डिग्री कितनी गिना दी जरा मुझे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है। बिल्कुल। और आपने अलग अलग अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किए, बिल्कुल। तो ये तभी संभव हो पाया। जो आप नींव की बात कर रहे हैं और आपकी जो शुरुआत थी गली मोहल्ले के बच्चों से लेकर, इस नींव को इस बच्चों से जोड़ने के लिए अब इमारत कैसे खड़ी कर रहे हैं स्थानीय स्तर पर? सर, सबसे पहले तो मैं छतरपुर से आता हूं, तो मैंने अपना पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट छतरपुर में खोला था, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय। उससे पहले स्कूल खोला था, श्री कृष्णा हाई सेकेंडरी स्कूल, फिर कोचिंग, फिर कॉलेजेस, श्री कृष्णा महाविद्यालय और फिर उसको विश्वविद्यालय। 256 कोर्स वहाँ चलते हैं और 100 एकड़ में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय बना हुआ है। 16,000 विद्यार्थी वहाँ पर इनरोल्ड हैं, अध्ययनरत हैं और उसका जो कैंपस है वो एक बार जरूर साइट विजिट करके देखिएगा। मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग विजिट करेंगे, देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाया गया है छतरपुर जैसी जगह पर, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय। वहाँ 2018 में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना की और आज हम 2026 मिड में बैठे हुए हैं,
लगभग 8,000 से अधिक प्लेसमेंट कराए जा चुके हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अनुबंध हैं और जो मैक्सिमम पैकेज गया है वहाँ विद्यार्थियों का, वो 18 लाख रुपए तक का पैकेज विद्यार्थियों को मिला है। तालियां हो जाए भाई, 18 लाख रुपए बहुत होते हैं। छोटी सी जगह पे इतना बड़ा मंच देखकर आप 18 लाख के पैकेज दे रहे हैं, ये सच में बहुत सराहनीय है। और मेरा उद्देश्य न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट और कौशल युक्त शिक्षा, जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, और मध्य प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा पहला राज्य है जो हमारे मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लागू की। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा आत्मसात करते हुए हमारा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय और आर्यावर्त विश्वविद्यालय और मेरे पूरे कॉलेजेस उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कौशल युक्त शिक्षा देने का पूरा कार्य श्री कृष्णा विश्वविद्यालय और आर्यावर्त विश्वविद्यालय के माध्यम से हम दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि बच्चा जॉब के पीछे नहीं भागे, जॉब देने वाला बने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। मैंने कुछ ऐसे कोर्स डिजाइन किए हैं जिन कोर्सों पे प्रवेश लेने के बाद 1000% उसकी नौकरी की गारंटी है। और वो कोर्स 2027 से भोपाल यूनिवर्सिटी आर्यावर्त में और श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में लॉन्च होंगे। अगले साल से होंगे। अभी उन कोर्सों का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, बस आपने मेरा अगला सवाल ही रोक दिया। नहीं बताऊंगा, पूछने वाला था। क्यों? सब नकल कर लेते हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले मैं खोल दूं फिर मेरी नकल करेंगे लोग, तो ये कॉपीराइट कहलाएगा कि, और वो ये कोर्स हैं जो अभी तक मध्य प्रदेश में संचालित नहीं है। मतलब आप मध्य प्रदेश के इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा देने वाले हैं बिल्कुल, जो इनको इससे पहले कभी मिला ही नहीं है। एक सवाल और है, हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे ब्लेजर के साथ, टाई के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो हम इस फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। ये तो एक वर्ग है, क्लास एक ही है जिसको अगर 10th की मान के तो 10th ये भी पढ़ेंगे। 10th वो गांव का बच्चा ही पढ़ेगा जिसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है। 10th तो मिडिल क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा जो थोड़ी सुविधा, थोड़े अभाव में, थोड़े प्रभाव में वो इस स्कूल जा रहा है। क्या आप अंतर महसूस करते हैं अलग अलग वर्ग के स्टूडेंट्स के बीच में? क्या कमी महसूस करते हैं और उसको फिर कैसे दूर कर रहे हैं? मैं खुद एक ग्रामीण अंचल से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद हिंदी मीडियम में पढ़ाई की क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो कॉन्वेंट स्कूल की देने की फीस नहीं होती थी। तो मैं महसूस करता था कि जो बहुत अमीर घर के बच्चे हैं उनके साथ कैसे पढ़ना है, कैसे फेस करना है, तो वो मैंने महसूस किया है। उसको मिटाने के लिए ही मैंने सबसे पहला श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर में खोला। वहाँ कोई बड़े का, कोई छोटे का, कोई ग्रामीण अंचल का, कोई भेदभाव नहीं। न्यूनतम शुल्क रखी गई हर कोर्स की, जो गांव का बच्चा भी पे कर सके। और अमीर के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कितनी भी फीस रखो। अमीर के लिए बहुत सारे अन्य संसाधन भी हैं जो आज भी हम देखते हैं। जो भोपाल के सक्षम लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और फॉरेन चले जाते हैं, और जो छोटे शहर गांव के बच्चे हैं वो भोपाल आ जाते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं वो कहीं नहीं जा पाते। तो छतरपुर एक ऐसी जगह थी जहां 250-300 किलोमीटर दूर तक कोई अच्छा शैक्षिक संस्थान नहीं था, तो वहां खोला। वहां जो चैलेंजेस आए मेरे पास खोलने के बाद, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए मैंने भोपाल में आर्यावर्त बनाया कि उन चैलेंजेस को दूर कर पाऊं और जो कमी छतरपुर में रह रही है वो भोपाल में दूर कर सकूं। रियल टैलेंट की अगर बात करें, अभी जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, हमने देखा था कि छोटे छोटे शहरों के बच्चों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी। वही बच्चे टॉप करते हैं, वही बच्चे टॉप कर रहे हैं। टैलेंट कैसे आप समझते हैं, पहचानते हैं बच्चों में कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती सर, प्रतिभा परिणाम देती है। और हम इन बच्चों की चेहरे से देख के नहीं बता सकते कि इनके अंदर कोई कलेक्टर बैठा है, कोई सीएम बैठा है, कोई मंत्री बैठा है, कोई एसपी बैठा है, कलेक्टर कोई कितने लोग बनना एम्बेसडर बैठा चाहते हैं? है। कलेक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? आईएएस, पीसीएस की तैयारी कौन करना चाहता है? एक भी नहीं। वो है बच्ची। जाओ प्रत्यक्ष, जाइए, ये बेटी भी खड़ी हुई है व्हाइट शर्ट में। प्रत्यक्ष, कलेक्टर के बाद हम फिर बात करेंगे डॉक्टर, इंजीनियर की।
सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं कि हर वर्ग का बच्चा पढ़े, हर बच्चा पढ़े बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में। क्या-क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सरकार क्या सब 2014 के बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, मेडिकल शिक्षा हो, इतने अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जो शायद पिछले सालों में संभव नहीं हो सके। और इन परिवर्तनों का परिणाम है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से देश में एक शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाए हैं कि हम लॉर्ड मैकाले पद्धति की शिक्षा को बदल दें जी। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कौशल युक्त तकनीकी से परिपूर्ण रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करें। बिल्कुल। प्रत्यक्ष देवांशी। देवांशी आपका नाम है? Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। क्या करना चाहती हैं आप? Sir, I'm ISC student, ISC board student. I scored 92 percentile in 12th. Well, abhi I'm looking for colleges. Basically, I was looking for government colleges, but as we all know that government colleges में competition बहुत ज़्यादा है. Many of the बहुत सारे लोग हमारी तरह मिडिल क्लास होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग स्कोर बहुत अच्छा करते हैं पर क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। एंड इवन इफ वी गेट इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, द क्वेश्चन इज वी लैक internships, industry exposure and many more things. And even if we complete a degree, is there any guarantee that we'll get the return of investment out of that? Good return of investment. This is very crucial question. चिंता बड़ी वाजिब है। एक तो ये कि इंटर्नशिप, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले हर जगह। मिडिल क्लास संघर्ष कर ही रहा है। आप बेटा आईएएस बनना चाहती ना, लेकिन तो Yes, sir. तो आईएएस बनने के लिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री पर्याप्त होती है। We need coachings for that. आपके पास And that is ऑप्शन costly. बहुत सारे हैं, जिंदल जैसे संस्थान भी हैं और आर्यवर्त जैसे संस्थान भी हैं। चूज आपको करना है। पे करने की क्षमता आपके पास है तो आप वहां जाइए, और पे करने की क्षमता नहीं है तो आप हम लोगों के संस्थानों पे आइए। हम न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट और कौशल युक्त शिक्षा देने के लिए ही तो तत्पर हैं। तो आपको ये तय करना है कि हमें क्या करना है। आपने लेकिन पॉइंट बहुत अच्छा रेज आउट किया, वो उस पर लेकर हम चर्चा करेंगे। आप आईएएस की पढ़ाई जारी रखें, स्टार्ट करें उसको अच्छे से। बहुत शुभकामनाएं आपको विस्तार न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू। और कोई है जो अपने क्वेश्चंस करना चाहता हो फ्यूचर को लेकर? और कुछ हैंड रेज हुए हैं। प्रत्यक्ष आप जा सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आर्यवर्त का विजन और क्या है? आपने बताया कुछ कोर्स ऐसे आने वाले जो अब तक नहीं आए हैं, लेकिन उसको लाने में फिर आपको एक्सपर्ट्स भी चाहिए, आपको उस तरह के प्रोफेसर्स चाहिए। सर, सारी तैयारी हो चुकी है। मैं तो इसी साल से चालू करने वाला था, लेकिन इस साल कुछ तैयारियां अभी पूरी नहीं हो पाई जो नेक्स्ट ईयर से चालू हो पाएंगी, और वो कोर्स निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को एक नई दिशा देंगे। प्रत्यक्ष जी बताइए, नाम बताइए। मैं आशीष चौबे हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विस्तार न्यूज़ का कि ये कार्यक्रम रखा, ये मौका, ये मंच हमें दिया। सम्मानीय पैनल से मेरा छोटा सा प्रश्न है। आजकल हर पेरेंट, मैं भी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आया हूँ, हर पेरेंट्स की जो आजकल कंपटीशन का दौर जिस तरह से हो गया है, उनको भी ये रहता है कि बच्चे को प्रेशराइज करने लगते हैं कि बेटा नीट की तैयारी करना है तुम्हें, या जेई करना है, या क्या करना है। हम उन्हें सिर्फ एक शिक्षा को इस तरह से देख रहे हैं कि इससे उसको रोजगार क्या मिलेगा, उसको प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का असली अधिगम है क्या, उसका उद्देश्य है क्या? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें रोजगार की, मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे से खेती करते थे। प्रतिष्ठा की बात करें तो 5 गाँव की जमींदारी उनके पास थी, वो 5 गाँव के फैसले करते थे वहाँ बैठ करके। तो उनके पास पैसा था, प्रतिष्ठा था, पद था, सब कुछ था, शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि शिक्षा से ये चीजें मिलती हैं। फिर शिक्षा का अधिगम असली में है क्या, और पेरेंट्स को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सर, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। शिक्षा धनोपार्जन का, रोजगार प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी हैं। यदि हमारे पास में शिक्षा के साथ में संस्कार हैं तो निश्चित तौर पर हम एक देश के अच्छे नागरिक बनने में एक बहुत महती भूमिका अदा करेंगे।
तो हमें ऐसे संस्थानों का चयन करना चाहिए कि जहां अच्छी शिक्षा तो प्रदान हो रही है, लेकिन क्या हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि आजकल जो अभाव है ना, वो सबसे बड़ा अभाव हमारे संस्कारों का है। और जो आपने कहा ना कि हमारे पिताजी गांव के जिम्मेदार थे, 5 गांव में, और ज़मीन थी, जायदाद थी, शिक्षा नहीं थी, लेकिन बहुत रुतबा था, सब चीज़ें थी। वो दौर एक बहुत पुराना दौर था सर, जहां शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। उसी कारण से हमारा भारत थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन भारत को विकसित देश बनाने में और बच्चों को आज के समाज में स्टैंड करने में शिक्षा की अपनी महती भूमिका है। शिक्षा से ही समाज की दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती है। शिक्षा के बारे में आपने जो बात कही, मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। भाई, कौन चाहेगा कि मुख्यमंत्री उनके घर पर आए? हैंड रेज कीजिए। कौन चाहेगा कि सीएम घर पर आए, चाय पिए, साथ में बैठकर बात करें, आपके पेरेंट्स के साथ बात करें? सीएम घर पे आकर अगर आपकी बात कर रहे हैं तो बड़ा ऑनर होता है। ये छोटी बात नहीं है। और अभी मध्य प्रदेश की भोपाल की एक बिटिया ने ये साबित करके दिखाया, जब उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, मेरिट लिस्ट में आई, वो टॉपर्स बनी, तो मुख्यमंत्री वहां गए। ये और शिक्षा का सम्मान है। ये शिक्षा का सम्मान है। उसी शिक्षा के सम्मान में तालियां हो जानी चाहिए, और आज क्योंकि वही शिक्षा का सम्मान विस्तार न्यूज कर रहा है। ये जरूरी भी है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। पेरेंट्स का चूंकि एक सवाल था, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चे को सफल ही होने देना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनका बेटा या बेटी स्ट्रगल करे, फेल हो और संघर्ष करे अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अप्रोच करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स ही हैं, वो बच्चों की जगह उनके संघर्ष को कर नहीं सकते। संघर्ष बच्चे को ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है संघर्ष का और संघर्ष के बाद सफलता का और संघर्ष ना होने देने का, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है? सर, आप और हम लगभग एक उम्र के हैं। जब आपकी और हमारी पढ़ाई होती थी, हम गांव में या शहर में जहां भी रहते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। एक डर होता था मन में, रात का खाना साथ में खाते थे, डिस्कस होती थी दिन भर की बातें, पेरेंट्स बच्चों के साथ डिस्कस करते थे, बच्चे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते थे। स्कूल में शिक्षक का डर होता था, पेरेंट्स का डर होता था। अब सेपरेट फैमिली हुई, बच्चों के पास मोबाइल जैसा हथियार आ गया। हम 4 लोग बैठते हैं तो आपस में 4 लोग बात नहीं करते हैं, सब मोबाइल में लग जाते हैं। खाना अपना अपना टाइम पे अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने सबके कमरे हो गए। दूरी बढ़ी परिवार में, शिक्षकों के बीच में और छात्रों के बीच में जो सम्मान हुआ करता था, वो सम्मान कम हुआ। पेरेंट्स की बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन भी कम हुई। उसका परिणाम है कि सिंगल चाइल्ड होने लगे, 2 बच्चे होने लगे, परिवार सेपरेट हो गए, छोटे हो गए। तो जो बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में जो एक संवाद होना चाहिए, उसकी कमी है। और जॉइंट फैमिली होने के जो फायदे थे, वो सिंगल फैमिली में खत्म हो गए। जो छोटे परिवार आए, उनने कई रिश्ते खत्म कर दिए। तो बच्चे कितने होने चाहिए? मेरा मानना है कि पहले जैसे बड़ा परिवार होना चाहिए, कम से कम 3 और 4 बच्चे तो होना चाहिए। रौनक का कुछ सवाल है। रौनक, बच्चे नहीं हुए ना तो चाचा का रिश्ता खत्म, मौसी का रिश्ता खत्म, मामा का रिश्ता खत्म, ये रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं ना। पेरेंट्स कितने बैठे, जरा हैंड रेज कीजिएगा। मैं एक सवाल प्रत्यक्ष में आ रहा हूँ तुरंत आपके। पेरेंट्स कितने लोग बैठे हुए हैं? प्रत्यक्ष जरा उनको थोड़ा सा स्किप कीजिए, उनके पास हम आएंगे। थोड़ा पेरेंट्स से हम बात करें। प्रत्यक्ष, पेरेंट्स क्या इस बात सोचते हैं आज के दौर में? आपने जो बात कही, आपने बहुत लॉजिक अच्छा दिया कि कई रिश्ते समाप्त हो रहे हैं छोटे परिवार से। हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो परिवार की बात करना जरूरी है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय पे। आप बताइए कि बच्चे 2 ही अच्छे, 1 ही अच्छे, या फिर 2 से ज्यादा अच्छे? बच्चे अच्छे ही अच्छे, डिपेंड नहीं करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। हाँ बच्चे है कैसे, उस पर डिपेंड करता है। जी। दूसरी बात कि अभी सब लोग यही कह रहे हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं सिखा रहा है कि सही कैसे यूज़ करें, हाँ, क्योंकि आप बंद तो नहीं कर सकते हैं, मोबाइल को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको सही यूज़ कैसे करें वो कोई नहीं बताता। सर आप बताइए जरा 2 टिप्स, तो लोग याद करेंगे, सुनेंगे उसको। आप अगर एजुकेशन में है तो अपनी फील्ड से रिलेटेड यूज़ कीजिए, फिटनेस चैलेंजेस है उससे रिलेटेड यूज़ कीजिए,
अब सारी यूनिवर्सिटी मोबाइल पे अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आपको कंज्यूम क्या करना है, कि नीला ड्रम देखना है या फिर अपने लिए कुछ देखना है। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। आपने थैंक यू। नीला ड्रम का जिक्र करके कुछ लोगों को डरा भी दिया। खैर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत में बहुत सारा सार निकला, कुछ और तो नहीं कहना बाकी रह गया जो आप कहना चाहें? नहीं नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मोबाइल के लेकर। मोबाइल एक मोबाइल ही ऐसी दुश्मन चीज है आज के दौर में। मोबाइल एक दुश्मन नहीं है सर, मोबाइल एक क्रांति है। और इस क्रांति का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? अब ये लाइट है सर, लाइट भी एक क्रांति है। छुओगे ना तो करंट लगेगा, और बल्ब लगा के महसूस करोगे तो प्रकाश होगा। तो मोबाइल एक क्रांति है, आप उसको जैसा उपयोग करोगे ना वो परिणाम देगा। इस क्रांति को आज positive सर way एक में तो स्वीकार गारंटी है करोगे। कि इस शो में जितने लोग बैठे हुए इस कार्यक्रम में, ये सब अपने घर पे जाके मोबाइल में कुछ दिन तो कम से कम कंजूसी करेंगे चलाने में, उसके बाद भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन है कि भूल जल्दी जाते हैं हम लोग। तो भूलना नहीं है, मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करना। आफ्टर ऑल करियर इज द बेस्ट। अगर करियर बेस्ट रहेगा तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए और बच्चों का सम्मान लगातार होना चाहिए। बिल्कुल सर, शिक्षा का सम्मान ही समाज का सम्मान है।